अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस के ऊपर बिलाखिर समाअत का आगाज़ हो चुका है और अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लगता है कि इस केस को समाअत करके इसको मुकम्मल किया जाएगा। इस 2 घंटे से ज़ायद वक्त पर मुहित अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा अक्सरियती फ़ैसले पर तनकीद क्यों की गई, और फिर उसके बाद जो साबिक सदर थे आरिफ अलवी जिन्होंने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उस हवाले से भी एक अहम ऑर्डर आया है। इस पे तफसीलात से आपको बताते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई का क्या हुआ और फिर एंड में उसको एनालाइज़ करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो एक तो हुआ ये कि आज जब कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ, इससे पहले के हवाले से डेवलपमेंट मैं आपको से शेयर कर चुका हूँ कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह के ऊपर इस बेंच में शामिल किया गया है। 5 रुकनी बेंच मुकम्मल हो गया है। आज बड़ी तवील हियरिंग हुई और इस पे जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूरा बैकग्राउंड बताया और ये बताया कि मेरी तजवीज़ थी जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी कि वो बेंच में शामिल नहीं होंगे, जजिस कमेटी इजलास में भी नहीं आए। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी वाज़ेह किया कि मैं ये सब कुछ शफाफियत को मद्देनज़र रख कर अदालत में बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद एडवोकेट अली ज़फ़र एक मरतबा फिर रोस्टम पे आई। उन्होंने कहा जी कि हमारा एतराज़ है और हमारे एतराज़ात को पहले सुना जाए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, अपने नशिस्त पर जाकर बैठ जाएँ, आपको अपनी बारी के ऊपर हम ज़रूर सुनेंगे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने दलाइल देना शुरू किए और इस केस के फैक्ट्स बताए कि एग्जैक्टली ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया क्यों, इसकी क्या बैकग्राउंड क्या था। उन्होंने ये बताया कि 8 मार्च को 2022 को अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के ख़िलाफ़ आई। 21 मार्च 2022 को PTI हुकूमत में उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा और हमारी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट भेजा था। इस पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस फ़ैसले पे जो जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा हुआ अक्सरियती फ़ैसला है, जिसमें उनका साथ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एजाज़ुल हसन जो बाज़ नामालूम होने वाली वजूहात के सबब इस्तीफ़ा दे गए थे और आज तक नहीं पता चला कि एजाज़ुल हसन ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, वो भी इस बेंच में शामिल थे। तो 3 रुकनी बेंच का ये अक्सरियती फ़ैसला कहलाया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि ये जो सदारती रेफरेंस होता है ये आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत दायर किया जाता है, जबकि आर्टिकल 184(3) जो है ये बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए ये आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो इस केस में 2 मुख्तलिफ़ इख्तियार समाअत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था, और इस केस में तो 2 मुख्तलिफ़ सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शंस को मिक्स कर दिया गया, इकट्ठा या यकजा कर दिया गया, ये कैसे किया जा सकता था। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि ये हैरानगी की बात है कि एक केस में 2 इख्तियार समाअत को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि उस वक्त सदर मुमलिकत कौन थे, तो शहजाद शौकत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जवाब दिया कि आरिफ अलवी उस वक्त सदर मुमलिकत थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक तरफ सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा, दूसरी जानिब उन्हीं की हुकूमती जमात यानी PTI ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर कर दी। फिर उस पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा जी कि एक सवाल ये पूछा गया था कि जो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ़ मेंबरान वोट देते हैं, क्या उनका वोट शुमार हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि एक तरफ राय में कहा गया कि मुनहरिफ रुकन D सीट होगा, दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली का मुद्दत का फ़ैसला पार्लियामेंट करे, ये तो तज़ाद है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ये भी कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि D सीट होगी तो फिर राय में कहाँ कहा गया कि मुनहरिफ रुकन D सीट होगा। D सीट करना है या नहीं ये तो पार्लिमानी पार्टी हेड ने फ़ैसला करना है और उसके लिए पूरा प्रोसेस है। वो बाकायदा भेजेगा स्पीकर को, फिर उसके बाद स्पीकर इलेक्शन कमीशन में आएगा, इलेक्शन कमीशन वहाँ से व्यू देगा, फिर उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ है। तो ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है।
फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी कोई और फैसला करे और पार्टी सरबराह कोई और फैसला करे तो क्या होगा। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि अरकान असम्बली अगर पार्टी हेड या वज़ीर आज़म या वज़राए आला को अपने वज़राए आला को पसंद नहीं करते तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में एक मरतबा ऐसा ही एक वाक़या हुआ जहाँ पे वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसके अपने अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक लाई थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर यहाँ बरतानिया के हक़ का हवाला दे दिया और ये कहा कि बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के साथ देखें कि वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ। पार्टी की हुक्मरानी बरकरार रही लेकिन वज़राए आज़म तब्दील होते रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यह अदालती फ़ैसला तो लगता है अदम एतमाद की तहरीक को गैर मौसर करने के लिए ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। फिर डिस्कशन हुई ज़मीर की आवाज़ के ऊपर। तो आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल, इजाज़ुल हसन, मुनीब अख्तर उस वक्त बड़ी डिस्कशन किया करते थे कि ज़मीर की भी कोई आवाज़ होती है और बड़ी कहानियाँ उस वक्त बोली जाती थी। तो उसी पे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि किसी रुकन ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया या नहीं दिया, इसका फ़ैसला कौन और कैसे करेगा, इसका टच स्टोन क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। जो लोग सियासी जमातें तब्दील करते रहते हैं क्या उनका भी ये इक़दाम ज़मीर की आवाज़ होता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने यहाँ पे ये कहा कि मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता, जो असूल दूसरों के लिए तय किया गया उसका इतलाक़ हम पर भी होता है। 62(1)(f) की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी खुद आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ नहीं होता, उसके लिए डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है। इस पे उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिखे हुए एक फ़ैसले का भी हवाला दिया और साथ फिर ये भी कहा जी कि अक्सर होता है कुछ लोग गायब हो जाते हैं। 63A में तय करदा असूल तो दो धारी तलवार है। वोट पार्टी जो पार्लिमानी पार्टी हेड के बगैर दिया गया वोट जो है देना या वोट देने के बजाय खामोश रहने, ये इस मामले के ऊपर इसको अदालती फ़ैसले का हिस्सा बनाया गया है। अगर कोई नाक़िद हो यानी कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा हो तो इस मामले पे क्या होगा। मेरे ख़्याल में आप ये कहना चाहते हैं कि वोट दें, अगर खामोश रहेंगे या मुखालफत करेंगे तो नताइज भुगतना होंगे, इस फ़ैसले में ये कहा गया है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि फ़र्ज़ करें आज की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें यानी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अगर अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहें हुकूमती अरकान भाग जाएँ तो फिर इस फ़ैसले का सहारा लिया जा सकता है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा जो भाग गए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि अदम एतमाद के दौरान कारकुनान ने सिंध हाउस पर हमला किया और मुबैना मुनहरिफ अरकान के बारे में कहा गया जी कि वो वहाँ पर रखे हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि जिन सियासतदानों ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी ज्वाइन कर ली, क्या उनके ऊपर भी कोई ताहयात नाअहली जो है वो हो सकती है। क्या सदारती रेफरेंस वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर भेजा गया था या वो ख़ुद से उन्होंने दायर किया, ये बहुत अहम सवाल है। और यही सवाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था उस वक्त भी बड़ा बहरहाल डिस्कशन में रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत ने रिव्यू पटिशन्स की हिमायत की और सदारती रेफरेंस की मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि ख़ुदकार अंदाज में मुनहरिफ रुकन नाअहल कैसे हो सकता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा जी कि मुनहरिफ रुकन की नाअहली के लिए जो पार्लिमानी पार्टी के हेड का डिक्लेरेशन है उसका एक पूरा मेकनिज़म, पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। मुनहरिफ अरकान के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने फिर ये भी कहा कि मुनहरिफ अरकान बारे पार्लियामेंट और बरतानिया में क्या असूल हैं, हमें उस हवाले से हवाला जात बताएँ। हाल ही में लेबर पार्टी की एक मेंबर ने अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तकरीर की और उनको एक आज़ाद मेंबर के तौर के ऊपर बरकरार रखा गया। और फिर रिव्यू फ़ैसले के हवाले से कहा गया कि उसकी वजूहात भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब ने ऑर्डर लिखवाया तो उसमें कहा गया कि बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है ये 3 दिन डिले की है और दफ्तर हमें बताए कि 3 दिन का जो डिले है ये इस मामले के ऊपर के रिव्यू कब आया, शॉर्ट ऑर्डर कब आया। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये रेफरेंस साबिक सदर आरिफ अलवी ने भेजा था, तो आरिफ अलवी अगर चाहें तो वो इस केस में आकर फरीक बन सकते हैं, अगर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। अली ज़फ़र ने एक मरतबा फिर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि आप PTI के सेनेटर भी हैं, आप इमरान खान की तरफ से पेश हों या PTI की तरफ से, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपको सुनेंगे, आपके तमाम एतराज़ात भी सुनेंगे, लेकिन आपकी जब बारी आएगी तो उस वक्त आप बात कीजिएगा। अभी हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या जो इस रिव्यू के हक़ में हैं हम उनको सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम इस मामले के ऊपर आईनी तशरीह कर रहे हैं, अगर कोई और भी इस केस में आकर फरीक बनना चाहे तो वो बन सकता है। इस हद तक तो ये बात, अब ज़रा मैं अपना ओपिनियन दे दूँ, इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि जो वोट
कास्ट किया गया वोट शुमार ना करना ये अच्छा फ़ैसला नहीं था, इसको रिवर्स होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो दीगर बैनुल अक़वामी ममालिक यानी बरतानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक के हवाला जात के हवाले से और कुछ मिसालें बयान की गई हैं कि वहाँ की जमहूरियत क्या है, जैसे या वहाँ पे डाइसेंट व्यू विद इन द पार्टी कैसे होता है, उसके ऊपर वोट दिया जाता नहीं दिया जाता, उसके ऊपर हवाले जात मांगे जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने यह भी कहा है कि ये हम इस मामले के ऊपर जो है ना ये आईनी तशरीह का केस अब है। तो यूँ लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू केस में अपने स्कोप को जो है वो थोड़ा बढ़ाया है और बढ़ाकर अब दीगर ममालिक की मिसालें देकर कोई असूल तय किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इसी हद तक की मामले को अगर देख लिया जाता कि ये मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होना चाहिए, इस हद तक रिव्यू हो जाता ज़्यादा बेहतर है। इससे आगे की जो चीज़ें हैं कि पार्लिमानी पार्टी का हेड, पार्टी हेड ये क्या होता है, किसकी डायरेक्शन होती है, और डाइसेंट व्यू विद इन द पार्टी मुखालफत में वोट दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता, ये वो सारी चीज़ें हैं। ये वैसे इसको पार्लियामेंट को ही तय करनी चाहिए और पार्लियामेंट को इस मामले के ऊपर बहरहाल कोई डिस्कशन ज़ेरे गौर इसको लाना चाहिए। और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो बजट जिसे कहते हैं सब, और आईनी तरमीम के हवाले से तो वैसे भी ये चीज़ें क्लियर हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जाया जा सकता। तो काफ़ी अहम केस है और अब इस पे शुरू हो गई है हियरिंग। तो देखें ये कब तक कंक्लूड होता है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि शायद 2 या 3 हियरिंग में ये केस कंक्लूड हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल बेंच के ऊपर एतराज़ कर रही है और उनकी जो बुनियादी एतराज़ है वो वही है जजेस कमेटी के हवाले से, जो बेंच की मामला है उसके ऊपर। तो इंटरेस्टिंग केस है। इस हवाले से कल लेटेस्ट अपडेट के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।